मेरे जैसी हजारों लड़कियां हैं जो अपने घरों से भागकर आईं सिर्फ इस रेगिस्तान में दफन होने के लिए। तो ये एक ऐसी लाइन थी ना जिसने आते ही पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और एक बेहद गर्म बहस को जन्म दिया। ये शब्द जो द केरला स्टोरी के ट्रेलर में सुने गए थे, किसी को भी अंदर तक हिला देने के लिए काफी हैं। लेकिन इस जज्बाती और डरावने दावे के पीछे की सच्चाई आखिर है क्या? अब देखिए, एक तरफ तो ये धमाकेदार सिनेमैटिक दावा है और दूसरी तरफ हमारी नेशनल सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म एजेंसीज का ऑफिशियल डेटा। तो सवाल ये उठता है कि जब हम इन दोनों को आमने सामने रखते हैं तो क्या कहानी सेम रहती है या फिर सच्चाई यानी ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही निकल कर आती है? चलिए आज यही डिकोड करते हैं। इस डीप डाइव विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम किसी अफवाह या इमोशंस पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल आंकड़ों, डेमोग्राफी और इस पूरी डिबेट पर फोकस करेंगे जो इस टॉपिक के इर्द गिर्द घूमती है। हमारा मकसद बहुत साफ है, इन जटिल तथ्यों को एकदम क्लियर और स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझना। सेक्शन 1, द 32,000 क्लेम। ओके, चलिए सीधे इस मुद्दे में डाइव इन करते हैं। ये वो दावा है जिसने सबसे ज्यादा तहलका मचाया था कि केरला की 32,000 महिलाओं का धर्म परिवर्तन करवाया गया और उन्हें आईसिस में भेज दिया गया। ये एक ऐसा नंबर था जिसने प्रैक्टिकली हर न्यूज चैनल पर आग लगा दी थी। लेकिन जब ये मुद्दा देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो तस्वीर बिल्कुल बदल गई। अदालत ने साफ निर्देश दिया कि फिल्म के शुरू में ये लिखा जाना चाहिए कि इस 32,000 के आंकड़े को साबित करने के लिए कोई भी प्रमाणिक डेटा मौजूद नहीं है और ये फिल्म एक काल्पनिक रूपांतर है। तो एक ही झटके में इस सिनेमैटिक नंबर का सामना कानूनी सच्चाई से हो गया। सेक्शन 2, केरला's डेमोग्राफिक हिस्ट्री। अब यहाँ एक नेचुरल सवाल उठता है कि ये पूरी कहानी आखिर केरला पर ही क्यों केंद्रित है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर वहाँ के डेमोग्राफिक इतिहास और अनोखी स्थिति को देखना होगा। तो 2011 के सेंसस पर अगर हम नजर डालें तो केरला में एक बेहद विविध यानी डाइवर्स आबादी है, जिसमें करीब 54.73% हिंदू, 26.56% मुस्लिम और 18.38% क्रिश्चियन है। अब जब किसी स्टेट में इतनी विविधता होती है तो पॉलिटिक्स अक्सर रिलीजियस वोटिंग ब्लॉक्स के आसपास बहुत तेजी से घूमती है और ऐसे में कोई भी छोटा सा डेमोग्राफिक शिफ्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। और इसी विविधता के बीच पिछले कुछ दशकों में ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने आज के इस विवाद की नींव रखी, जैसे 1994 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट का बनना, जिसने आगे चलकर 2006 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का रूप ले लिया। फिर 2009 में केरला की अदालत में पहली बार लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल हुआ जब 2 लड़कियों के धर्म परिवर्तन का मुद्दा सामने आया, और 2010 में पीएफआई द्वारा एक प्रोफेसर का हाथ काटने जैसी घटना हुई। इन ऐतिहासिक तनावों ने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया जिसमें आगे चलकर कोई भी चिंगारी आग लगा सकती थी। सेक्शन 3, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। चलिए इतिहास को समझने के बाद अब सीधे उन ठोस आंकड़ों की तरफ चलते हैं जो काउंटर टेररिज्म एजेंसीज ने खुद वेरीफाई किए हैं। अफवाहों को थोड़ा साइड रखते हैं और देखते हैं कि ग्राउंड जीरो पर एक्चुअली क्या डेटा रिकॉर्ड किया गया है। एक आंकड़ा जो सामने आता है वो है 40,000। यूनाइटेड नेशंस और किंग्स कॉलेज लंदन की रिसर्च के हिसाब से ये वो अनुमानित संख्या है जो बताती है कि पूरी दुनिया से लगभग कितने फॉरेन फाइटर्स ने सीरिया और इराक जाकर आईसिस ज्वाइन किया। ये बेसिकली एक ग्लोबल समस्या थी जिसने करीब 110 देशों को प्रभावित किया था। अब देखिए, ग्लोबल लेवल पर संख्या हजारों में जरूर है, लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं तो तस्वीर काफी अलग है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की 2020 की रिपोर्ट बताती है कि पूरे देश से आईसिस से जुड़े हुए इंडियन ओरिजिन फाइटर्स का नोन आंकड़ा सिर्फ 66 था। भारत जैसे विशाल देश से जिसकी आबादी इतनी बड़ी है, ये नंबर ग्लोबल आंकड़ों के मुकाबले सीरियसली काफी छोटा है। और अगर हम इस नंबर को सिर्फ केरला तक सीमित करें तो सोर्सेज और इंटेलिजेंस डेटा बताते हैं कि इन 66 में से सिर्फ 6 महिलाएं ऐसी थीं जो स्पेसिफिकली केरला से आईसिस ज्वाइन करने गई थीं। ध्यान दीजिएगा, ये नंबर सिर्फ और सिर्फ 6 हैं। तो यहाँ सबसे अहम मुद्दा ये निकल कर आता है कि इन 6 महिलाओं में से भी सिर्फ 3 महिलाएं ऐसी थी जिनका दूसरे धर्मों से इस्लाम में कन्वर्जन हुआ था, जिनमें से 2 क्रिश्चियन थी और 1 हिंदू।
अब इन 3 की तुलना ट्रेलर में दावे किए गए 32,000 से आसानी से की जा सकती है। फर्क बिल्कुल आपके सामने साफ है। सेक्शन 4 एनालाइजिंग द ऑनलाइन वॉर। अब जाहिर है, जब ऑफिशियल आंकड़े 32,000 के दावे से बिल्कुल मैच नहीं करते, तो इंटरनेट पर एक अलग ही जंग शुरू हो जाती है। अब हम उस डिजिटल बैटलफील्ड का विश्लेषण करेंगे जहां सोशल मीडिया क्रिएटर्स और फैक्ट चेकर्स के बीच ये डिबेट आग की तरह फैली। इस पूरे विवाद में जिस टेक्निक को सबसे ज्यादा पॉइंट आउट किया गया, वो है द बिग लाई। ये प्रैक्टिकली एक ऐसी प्रोपेगेंडा टेक्निक है जिसमें एक झूठ को इतना बड़ा बना दिया जाता है और उसे इतनी बार दोहराया जाता है कि आम जनता सोचने लगती है कि यार, अगर इतने लोग बोल रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी ही। 32,000 का आंकड़ा इसी का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बनकर सामने आया। इंटरनेट की इस बहस में एक और चीज जो काफी देखने को मिली, वो थी एड होमिनिम फैलेसी। हुआ ये कि जब लोगों के पास फैक्ट चेकर्स के लाए गए एनआईए डेटा और ऑफिशियल स्टैट्स का ठोस जवाब नहीं था, तो उन्होंने तर्क पर बात करने के बजाय उन फैक्ट चेकर्स के पुराने वीडियोस निकालकर उनके कैरेक्टर पर व्यक्तिगत हमला करना शुरू कर दिया। ये असल मुद्दे से ध्यान भटकाने का एक बहुत ही पुराना और आम तरीका है। और उसके बाद एंट्री होती है स्ट्रॉमैन फैलेसी की। ऑनलाइन बहस में ये तर्क बनाया गया कि अगर कोई 32,000 के आंकड़े को गलत साबित कर रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है या फिर पीएफआई के सच में किए गए जुर्मों को छिपा रहा है। यानी सामने वाले के तर्क को जानबूझकर गलत ढंग से पेश किया गया ताकि उसे आसानी से अटैक किया जा सके। अगर हम इस पूरी ऑनलाइन डिबेट की खामियों को एक जगह समराइज करें, तो कई बातें उभर कर आती हैं। जैसे जबरदस्ती किए गए कन्वर्जन और अपनी मर्जी से किए गए कन्वर्जन के बीच का फर्क बिल्कुल मिटा दिया गया। प्योर रिसर्च जैसे एस्टैब्लिश्ड पोलिंग मेथोडोलॉजीज को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया। अगर कोई एविडेंस नहीं मिला तो उसी को कवर अप का सबूत मान लिया गया। और सबसे सैड पार्ट ये था कि महिलाओं को बिना उनकी खुद की सोच समझ के एक वस्तु की तरह पेश किया गया, जो सपोजिटली आसानी से किसी की भी बातों में आ जाती हैं। सेक्शन 5 द रियल सिक्योरिटी थ्रेट। इन आंकड़ों और ऑनलाइन फैलेसीज की बहस से थोड़ा आगे निकलते हैं। अब वक्त है अपना ध्यान उस असल, वेरीफाइड और ऑब्जेक्टिव खतरे पर वापस लाने का। क्योंकि देखिए, भले ही आंकड़े छोटे हैं, लेकिन थ्रेट बिल्कुल रियल है। और ये कंपैरिजन ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि पर्दे की दुनिया और असल दुनिया में कितना बड़ा अंतर है। एक तरफ है सिनेमैटिक लिबर्टी, जहां नंबर्स को एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ा चढ़ाकर और प्लॉट्स को ड्रामेटिक बनाकर पेश किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ है हमारी ऑफिशियल चार्जशीट्स, जहां सच्चाई ये है कि रिक्रूटमेंट एक्चुअल में डार्क वेब और टेलीग्राम के जरिए होती थी, पीएफआई फैसिलिटेट करती थी और इस पूरे नेटवर्क को चलाने वाले स्पेसिफिक लोग थे। जब हम सिर्फ सिनेमैटिक नंबर्स पर बहस करते रह जाते हैं ना, तो हम इन कॉम्प्लेक्स रियल रिक्रूटमेंट तरीके से अपना ध्यान पूरी तरह हटा लेते हैं। असली रिक्रूटमेंट पाइपलाइन प्रैक्टिकली कुछ इस तरह काम करती थी। स्टेप 1, यंगस्टर्स को डार्क वेब और व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए टारगेट करना। स्टेप 2, उन्हें प्रोपोगेंडा मटेरियल देकर उनके अपने परिवार से आइसोलेट कर देना। स्टेप 3, यूएई या ओमान जैसे देशों के जरिए उनकी ट्रैवल को फैसिलिटेट करना। और स्टेप 4, उन्हें डायरेक्टली अफगानिस्तान जैसे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में उतार देना। ये कोई मामूली चीज नहीं थी, ये एक बेहद सोफिस्टिकेटेड और प्लानिंग के तहत चलने वाला ऑपरेशन था। अब भले ही हमने देखा कि असल आंकड़ा हजारों में नहीं बल्कि उंगलियों पर गिनने लायक ही था, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज का स्टैंड बिल्कुल साफ है। रेडिकलाइजेशन का एक सिंगल केस भी देश की सुरक्षा के लिए एक बेहद बड़ा खतरा है। इस समस्या की गंभीरता सिर्फ आंकड़ों में नहीं है, बल्कि उन तरीकों में है जो हमारी सोसाइटी को अंदर ही अंदर खोखला करने की कोशिश करते हैं। इस डीप डाइव विश्लेषण को खत्म करते हुए आप सबके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। जब जज्बाती दावे और ऐसी सनसनीखेज कहानियां आतंकवाद के असल डॉक्यूमेंटेड ढंग को छिपा देती हैं, तो इससे पैदा होने वाले इस डर और डिवीजन का आखिर में सच में किसको फायदा मिलता है? सोचिएगा जरूर। ये वक्त है इमोशन से ऊपर उठकर वेरीफाइड फैक्ट्स और मीडिया लिटरेसी को चुनने का। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। हमेशा सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए।